Good morning, students. Welcome to our EMRS online revision class. So today we are going to discuss about some value-based question answers of the last lesson for CBSE purpose. ठीक है? So I'm going to share my screen now. Just hold on. ओके नाउ अब आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. सबसे पहले हम शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑन माय स्क्रीन. ठीक है ना? योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जो पहला क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करेंगे. हु डिड एम हैमिल blame for the neglect of learning on the part of boys like France. क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि एम हैमिल किसे ब्लेम कर रहा है. ब्लेम माने क्या होता है? दोष देना, है ना? वो किसे दोष दे रहा है कि जिन्होंने अपार्ट फ्रॉम ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज बॉयज यानी उसके स्टूडेंट्स को छोड़ के, जैसे कि फ्रांस है, उन स्टूडेंट्स को छोड़ के वो और किन किन लोगों को दोष दे रहा है. ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है. नाउ आंसर हमने क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में करा है, सिंपल सेंटेंसेस हैं. आप इजीली इनकी प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. सॉरी. M. Hamel blames both the children's parents and himself. They all are responsible for the negligence. The parents sent the children out to work instead of sending them to school. He also blamed himself because he gave his personal works to students during school time. He also gave them holidays when he wanted to go for fishing. तो पहली लाइन आपकी क्या कह रही है? एम हैमर ब्लेम करता है चिल्ड्रन के पेरेंट्स को, यानी जो बच्चों के माता पिता होते हैं उनको, और खुद को. दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस. जो लापरवाही, नेग्लिजेंस माने क्या होता है? लापरवाही जो उन्होंने की है, वो सभी लोग दोषी हैं. यानी दोनों, वो खुद को भी दोषी मान रहा है, खुद की भी लापरवाही को वो मींस एक्सेप्ट कर रहा है, साथ ही साथ जो पेरेंट्स है उनको भी बोल रहा है दैट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. ठीक है ना? वो उनको भी सेम अमाउंट का रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ठहरा रहा है. द पेरेंट्स सेंड द चिल्ड्रन आउट टू वर्क इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू स्कूल. जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को कहाँ भेज देते थे? काम पे भेज देते थे, बजाय स्कूल भेजने के. यानी पेरेंट्स क्या करते थे? वो अपने बच्चों को काम पे भेजना वो ज्यादा प्रेफर करते थे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू स्कूल. वो खुद को भी ब्लेम कर रहा है. ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ बिकॉज क्यों? ही गेव हिज पर्सनल वर्क्स टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्कूल टाइम. क्योंकि वो अपना पर्सनल काम, अपना निजी काम स्टूडेंट्स को दे देता था स्कूल टाइम के दौरान. He also gave them holidays when he wanted to go for fishing. वो साथ ही साथ बच्चों को छुट्टियां दे देता था जब उसे फिशिंग पर, यानी मछली पकड़ने जाना होता था, तो वो उनको छुट्टियां दे देता था. यानी यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन में साफ हमें समझ में आ रहा है, पूछा जा रहा है कि बच्चों को छोड़ के वो और किन लोगों को दोषी ठहरा रहा है. तो दो लोगों को दोषी मींस ब्लेम कर रहा है. फर्स्ट है वो खुद को, हिमसेल्फ, एंड चिल्ड्रन पेरेंट्स. सेकंड जो है बच्चों के माता पिता. बच्चों के माता पिता क्यों? क्योंकि वो उन्हें काम के लिए भेज देते थे. एंड खुद को क्यों? क्योंकि वो भी कभी कभार लापरवाही कर देता था, अपना पर्सनल चोर्स उनसे करवाता था. स्पेशली जब उसे फिशिंग करना होता था, ही यूज्ड टू गिव देम हॉलीडे, वो उन्हें छुट्टी दे देता था. तो ये है. आई होप आपको आ गया होगा. वैसे आपके लिए मैंने यहाँ पे एक और चीज करी है जो मैंने कल आपको ग्रुप में भेजा था. तो पीडीएफ में आप देख सकते हैं, इसकी हिंदी ट्रांसलेट की है. अब हो सकता है थोड़ा बहुत का के का थोड़ा सा कुछ हो, तो वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैंने गूगल ट्रांसलेट से किया था, तो मे बी थोड़ा बहुत वो हो सकता है. लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो आपको आंसर इजिली समझ में आ जाएगा. प्लीज इन क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में मेंटेन करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो हम इन्हें दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे. एंड आपका मैं अभी से बता दे रहा हूं
जुलाई के एंड में मैं आपका टेस्ट लूंगा, योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ठीक है ना, ऑफलाइन। ऑनलाइन तो अभी चलना ही है, लेकिन ये फर्स्ट ऑफलाइन टेस्ट आपका मैं जुलाई के एंड में लूंगा। सो ये चैप्टर भी आएगा। सो स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ, अभी से करिए। नाउ मूविंग ऑन, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, अवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द विलेज एल्डर्स ऑक्यूपाई द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम टू अटेंड द लास्ट लेसन डिलीवर्ड बाय एम हैमल? अब विलेज एल्डर्स ने क्यों ऑक्यूपाई कर रखा था, यानी क्यों बैठे हुए थे बैक बेंचेस जो कि क्लासरूम के अंदर थी, और वो क्यों अटेंड करना चाहते थे लास्ट लेसन? ठीक है ना, जो लास्ट लेसन वो अटेंड करने के लिए आए थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, बैक बेंचेस पे बैठ गए थे। और वो लास्ट लेसन कौन डिलीवर करने वाला था? एम हैमल डिलीवर करने वाला था, यानी डिलीवर मतलब देने वाला था यहाँ पे। सो द विलेज एल्डर्स ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम। हमने पहली लाइन बहुत ही सिंपल ली है, जो विलेज एल्डर्स है उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था बैक बेंचेस, ठीक है ना, यानी कि बैक बेंचेस पे अपना कब्जा जमा के रखा हुआ था क्लासरूम के अंदर। दे ऑल वॉन्टेड टू अटेंड हिज लास्ट क्लास, वो सभी आना चाहते थे। क्यों आना चाहते थे? ताकि वो उसकी लास्ट क्लास को अटेंड कर सके। जो एल्डर्स थे wanted to show their gratitude for M. Hamill's faithful services. वो अपना आभार, ग्रेटिट्यूड माने यहाँ पे क्या होता है? आभार। वो अपना आभार देना चाहते थे जो एम हैमिल ने अपनी फेथफुल सर्विस दी थी, उसके प्रति अपना आभार देना चाहते थे। दे वॉन्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड। साथ ही साथ दे ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उन्हें साथ ही साथ सॉरी फील हो रहा था। यहाँ पे सॉरी मतलब माफी मांगना नहीं होता, यहाँ पे सॉरी मतलब क्या होता है? बुरा लगना। उन्हें साथ ही साथ बुरा लग रहा था उसके लिए, एम हैमिल के लिए। एम हैमिल गेव हिज 40 ईयर्स, एम हैमिल ने अपने 40 साल दिए। नाउ सडनली, अब अचानक से, नाउ मतलब अब, सडनली माने अचानक से, हिज सर्विसेज वर टर्मिनेटेड, उसकी जो सेवाएं थी, ठीक है ना, जो उसका कार्य था, उसे टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया, एंड कर दिया गया। क्यों? बर्लिन के नए ऑर्डर के कारण, बिकॉज ऑफ बर्लिन न्यू ऑर्डर। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या है? जो एल्डर्स थे, यानी जो बुजुर्ग थे, वृद्ध लोग थे विलेज के, गांव के, वो क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे क्योंकि वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते थे। एट द सेम टाइम दे वर फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और उसी दौरान उन्हें सॉरी भी फील हो रहा था, बिकॉज अचानक से, सडनली फ्रॉम नोवेयर, एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन एंड नाउ ही हैज टू लीव हिज ओन स्कूल। अब उसे अपना खुद का स्कूल छोड़ना था। सो दैट्स द रीजन दे वेंट देयर, टू शो देयर अप्रिसिएशन, देयर लव, देयर कंसर्न। इन सारी चीजों को दिखाने के लिए वो उसकी क्लास, लास्ट क्लास अटेंड करने के लिए गए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन, अब हम फिर से जाते हैं। ये आपका हिंदी फिर से मैंने इसमें कर रखा है, प्लीज देख लीजिएगा अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत जा रही हो तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन अवर थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। Why did villagers occupy the back benches? Why they all wanted to meet M. Hamel? विलेजर्स ने क्यों ऑक्यूपाई करा, और साथ ही साथ वो क्यों मिलना चाहते थे? ठीक है ना, बर्लिन से तो था, लेकिन वो मिलना क्यों चाहते थे उससे? सेम ही है लगभग, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप देखेंगे, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, हम कैसे, क्या हम दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि नहीं। The village elders occupied the back benches in the classroom. Village elders ने occupy कर रखा था back benches को, ठीक है ना, जो क्लासरूम के अंदर थी। They all wanted to attend the last class of M. Hamel. वो सभी चाहते थे अटेंड करना किसकी लास्ट क्लास, किसकी? एम हैमिल की लास्ट क्लास में। दे ऑल फेल्ट सॉरी फॉर एम हैमिल, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था एम हैमिल के लिए, उन सभी को। एम हैमिल गेव हिज 40 इयर्स इन टीचिंग, एम हैमिल ने 40 40 इयर्स, 40 वर्ष दिए टीचिंग में, ठीक है ना, पढ़ाने में। नाउ ही इज लीविंग बिकॉज ऑफ द ऑर्डर, अब ऑर्डर के कारण उन्हें छोड़ के जाना पड़ रहा था।
ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ही हैज टू लीव, ठीक है ना, ही हैज टू क्विट हिज जॉब, उसे अपनी जॉब छोड़नी थी। हिज कंट्री वॉज नो लॉन्गर फॉर हिम, अब उसकी कंट्री उसकी नहीं थी, अब उसका देश पराया हो गया था। नाउ ही हैज टू लीव दिस कंट्री, अब उसे ये देश छोड़ना था। Hence, all the respected citizens and elders came to show their respect and gratitude towards him. और इसी वजह से जितने भी सम्मानजनक सिटीजन्स थे, ठीक है ना, और एल्डर्स थे, बुजुर्ग थे, वो सभी आए ताकि वो अपना मतलब उसे सम्मान दे सके और साथ ही साथ अपना आभार भी उसके प्रति दिखा सके। टुवर्ड्स हिम मतलब उसके प्रति शो कर सके, ठीक है। नाउ अब आपने ये देखा होगा जो सेकंड क्वेश्चन है आपका और जो थर्ड क्वेश्चन है वो सेम ही है, बस घुमा कर पूछा गया है, ठीक है ना, वर्ड्स को ट्विस्ट करके इधर उधर रख के पूछा गया है। तो आप चाहे सो व्हाट कैन यू डू, आप चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं या ये वाला लिख सकते हैं, दोनों में कोई एक अगर आपने समझ लिया कर लिया तो आप उसे यूज कर सकते हैं दोनों आंसर्स के लिए। कई बार क्या होता है एक ही चीज को अलग अलग मीन्स वर्ड्स इधर से उधर करके पूछा जाता है, ठीक है। दैट डजंट मीन आपको जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा नए तरीके से आंसर लिखो। अगर नहीं आपको दिक्कत जा रही है, एज आई नो वी ऑल नो कि थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, बट दैट डजंट मैटर, आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आंसर याद कर लीजिए, एक आंसर समझ लीजिए और उसको कर सकते हैं, या दोनों को मिला जुला कर भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में दोनों आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। चलिए अब मूविंग ऑन, फिर से फोर्थ क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज योर फोर्थ क्वेश्चन? व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांटेड टू गो टू स्कूल दैट डे? अब फ्रांस क्यों नहीं जाना चाहता था उस दिन स्कूल? चलिए पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे हिंदी तो ऑलरेडी दिख ही रहा है। फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, फ्रांस उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। He has not prepared his lesson on participles, उसने अपने लेसन को प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक है ना, जो पार्टिसिपल्स के ऊपर था। He knew his teacher M. Hammer would scold him, उसे पता था कि जो उसके टीचर M. Hammer वो उसे डांटेंगे। स्कोल्ड मतलब डांटना, ठीक है ना, would shout at him या scold him, ठीक है ना। So he was thinking to avoid going to school that day, इसी वजह से वो सोच रहा था कि वो उस दिन स्कूल ना जाए, अवॉइड करे, ठीक है ना, स्कूल जाने से बचने के लिए वो सोच रहा था उस दिन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि फ्रांस क्यों नहीं जाना चाहता था, बिकॉज ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने अपना लेसन पार्टिसिपल्स पे प्रिपेयर नहीं किया था, एंड दैट्स द रीजन ही वाज अवॉइडिंग टू गो टू स्कूल दैट डे, और इसी वजह से वो अवॉइड कर रहा था कि वो उस दिन स्कूल ना जाए। चलिए मूविंग ऑन, फोर्थ भी आई गेस आपको आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, एंड पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो उसकी हिंदी ऑलरेडी दी गई है आप लोगों को, सो उससे भी आप समझ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, अब फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं हम। व्हाट डिड फ्रांस वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे? फ्रांस उस दिन क्या सोच रहा था जब उस दिन वो उसने क्लास में एंटर किया, तो उस दिन वो क्या सोच रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए। व्हाट डिड फ्रांस वंडर, फ्रांस ने क्या सोचा जब वो उस दिन क्लास में एंटर करने वाला था, ठीक है ना, यानी एंटर करने से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्वेश्चन है। सो व्हेन फ्रांस एंटर्ड हिज क्लास ही वाज सरप्राइज, जब क्लास में वो एंटर हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। ही वाज एक्सपेक्टिंग, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट एम हैमर वुड स्कोल्ड हिम, उसे उम्मीद थी। एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, उम्मीद लगाना, ठीक है ना, सोचना, विचार करना, पहले से कुछ चीज विचार कर लेना। क्या विचार कर रहा था कि एम हैमर उसे डांटेगा, एम हैमर उसे बहुत ही बुरी तरह से पनिश करेगा, ही वुड पनिश हिम सीवियरली। ऑन द कॉन्ट्ररी एम हैमर स्पोक टू हिम काइंडली, लेकिन ठीक उसका ऑन द कॉन्ट्ररी मींस बिल्कुल डिफरेंट, व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड उससे जस्ट कंप्लीट अपोजिट सिचुएशन होती है। एम हैमर स्पोक टू हिम काइंडली, एम हैमर उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। He asked फ्रांस to sit in his chair, वो उसको बोलते हैं कि वो अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ जाए। फ्रांस also notices that elders and the respected villagers were sitting on the back benches, वो साथ ही साथ ये भी नोटिस करता है
क्या नोटिस करता है कि जो एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो सम्मानजनक गांव वाले हैं, वो बैक बेंचेस पे पीछे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये है आपका आंसर फिफ्थ का। ओके, आई होप आपको ये वाला भी आपको इजीली आ गया होगा। देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा, बहुत ही सिंपल सिंपल लाइंस मैंने बनाई हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइंस नहीं है, ज्यादा लंबी लाइंस नहीं है। आप पढ़ेंगे, इजीली समझ में आएगा, एंड देन यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट। बट प्लीज मुझे एक बार दिखा दीजिएगा कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब उसकी हिंदी ये है। सॉरी यार, थोड़ी तबीयत। हाँ, नाउ मूविंग ऑन अवर सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, ये हम ऑलरेडी अपनी क्लास में भी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया है। व्हाई डिड एम हैमल व्हाई डिड एम हैमल रोट विवे ला फ्रांस? विवे ला फ्रांस उसने क्यों लिखा? अब विवे ला फ्रांस इज अ फ्रेंच लैंग्वेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है, फ्रेंच वर्ड्स हैं ये। ठीक है, एम हैमल रोट विवे ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। एम हैमल ने क्या लिखा? विवे ला फ्रांस। He wanted to show his love and affection for his country. वो अपना लव, अपना प्रेम, अपना स्नेह कंट्री के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति दिखाना चाहते थे, शो करना चाहते थे। He was very much in love with his French language. वो बहुत ही ज्यादा प्रेम में थे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से। In addition, इसके अतिरिक्त, at the same time, उसी क्षण या उसी समय, उसी के साथ साथ, he was displaying his resistance of the German occupation of France. साथ ही साथ जो जर्मन ने ऑक्यूपेशन कर रखा था, एक तरह से ऑक्यूपाइड कर लिया था उसे, कब्जा कर लिया था, ठीक है ना, ग्रैब कर लिया था जो फ्रांस को, वो उसके प्रति वो क्या दिखाना चाहते थे? प्रतिरोध दिखाना। मींस ही वाज प्रोटेस्टिंग। रेजिस्टेंस माने यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोटेस्टिंग। ही एट द सेम टाइम ही वाज प्रोटेस्टिंग टू जर्मन्स, मतलब वो जर्मन्स के लोगों के प्रति प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। ठीक, यानी फर्स्ट ही वाज शोइंग हिज लव, पहला वो अपना प्रेम दिखा रहे थे, एंड दूसरा वो क्या दिखा रहे थे? हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट जर्मन एंड जर्मन लैंग्वेज। वो जर्मन और जर्मन लैंग्वेज के प्रति अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा, एंड इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ बोर्ड, है ना, बोर्ड के पर्पज से भी और लेसन के पर्पज से, यानी इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसे अच्छे से समझिएगा, लिखिएगा। ठीक है, इसकी हिंदी ऑलरेडी आपको दी गई है। नाउ मूविंग ऑन, सेवेंथ क्वेश्चन में आते हैं। We've all got a great deal to reproach ourselves with, said M. Hamill. Comment. यहां पे एम हैमल ने एक लाइन कही, वी हैव ऑल गॉट, वी की जगह वी हैव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑल गॉट अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। एम हैमल यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, यानी कमेंट करिए, हमें कमेंट करना है, ठीक है ना। एम हैमल ने ये कहा, अब हमें इसके ऊपर कमेंट करना है, अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन, या हमें कहना हमारा क्या विचार है, उन्होंने ये लाइन क्यों कही। तो सबसे पहले आंसर समझने, लिखने से पहले हमें ये लाइन समझनी होगी। उसने कहा क्या? गॉट अ ग्रेट डील। गॉट अ ग्रेट डील से हम क्या समझते हैं? बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। रीप्रोच अवरसेल्व्स विद, यानी कि रीअप्रोच यानी पुनः विचार करना होगा हमें, अवरसेल्व्स हम सबको। यहाँ पे अवरसेल्व्स वो कह रहे हैं सभी को इंक्लूड करें, इंक्लूडिंग हिम, इंक्लूडिंग द विलेजर्स, इंक्लूडिंग द बॉयज, इन सभी को वो इंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी बात, समस्या। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जैसे कि चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि द इन्वेजन ऑफ जर्मन लैंग्वेज इन फ्रांस, जो इन्वेजन हुआ था, जो अटैक हुआ था, ठीक है ना, जर्मन लैंग्वेज का फ्रेंच लोगों के बीच में, फ्रांस के लोगों के बीच में, ठीक है ना। जो फ्रेंच मीन्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज तो पढ़ नहीं पाएंगे, एक तरह से अटैक हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू लूज देयर मदर टंग। वो अपनी मातृभाषा को लूज कर मीन्स हारने वाले थे, ठीक है। M. Hamel said this as most of the people of Elsec could neither speak nor write in French. M. Hamel ने कहा कि अब बहुत सारे लोग एल्सैक के
ना नाइदर, अब ना बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे, कुड नाइदर स्पीक नॉर राइट इन फ्रेंच, यानी ना बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे फ्रेंच भाषा को। द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर टू पुट देम टू वर्क टू अर्न मनी, जो पेरेंट्स थे वो ज्यादा किसको प्रेफरेंस देते थे, वो किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तवज्जो देना, इंपॉर्टेंस, किस चीज को इंपॉर्टेंस देते थे, प्रेफर्ड यानी इंपॉर्टेंस देना, किस चीज को देते थे, अपने बच्चों को, सॉरी अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए, अर्न मनी, अर्न मतलब क्या होता है, कमाना। एम हेमल ये भी कहते हैं give much importance to teach his students sometimes, एम हेमल भी ये कहते हैं कि वो भी कभी कभार इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, did not give much importance to teach his students sometimes, वो भी अपने स्टूडेंट्स को कभी कभार मीन्स खाने में दिलचस्पी नहीं रहते थे। ही ऑल्सो टेक्स इट वेरी कैजुअली, मीन्स हो गया आज छोड़ो कल पढ़ा दूंगा, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। He uses to give holidays to his students whenever he wanted to go for fishing. वो अपने बच्चों को छुट्टी भी दे देते थे, हॉलीडेज भी दे देते थे, जब कभी भी उन्हें फिशिंग में जाना पड़ता था। ठीक, तो ये उसकी हिंदी है। फिर से समझ लेते, जो रीअप्रोच है कि किस चीज का है, कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या है, समस्या ये है कि जो इन्वेजन हो चुका है एंड बिकॉज ऑफ दैट नाइदर द फ्रेंच पीपल कुड स्पीक नॉर राइट, मीन्स अब ना वो लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन, है ना, दे गोइंग टू लूज देयर कल्चर, वो अपना कल्चर भूल जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी भूल जाएंगे, एंड इट गोइंग टू अफेक्ट, है ना, देयर फ्यूचर जनरेशन, जो उनकी आने वाली जनरेशन उन पे इफेक्ट करेगा। दे विल ऑल फॉरगेट, मीन्स कि वो फ्रेंच थे, उनका जो मीन्स एग्जिस्टेंस है टोटली एंड हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, चुनौती थी, ठीक है ना, चैलेंज था। अब इसके लिए वो बोल रहे थे ये क्यों हैपन हो रहा है, क्योंकि अभी तक वो क्यों नहीं सीख पाए वो लोग अच्छे से टू अर्न मनी, उनके माता पिता भी उन्हें पैसे के लिए भेज देते थे, वो भी अपने बच्चों को पैसे के लिए भेज देते हैं, वो भी सीरियस नहीं होता था कई बार कि हो गया, सीख रहा है सीख रहा है, नहीं सीख रहा है नहीं सीख रहा है, एंड बिकॉज बोथ द पार्टीज, टीचर एंड द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स आर नाउ गोइंग टू सफर, अब स्टूडेंट सफर करेंगे। तो ये था आपका सेवेंथ, आई होप आपको आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने एट क्वेश्चन पर। योर एट क्वेश्चन इज, वैसे हिंदी में दे रखा है सेवेंथ का ना, हाउ डिड ही शो हिज लव टू हिज लैंग्वेज, किस प्रकार से उन्होंने अपना लव शो किया लैंग्वेज के प्रति, अपने लैंग्वेज के प्रति, किसने, एम हैमल ने, ऑफ कोर्स, कैसे अपना प्रेम प्रकट किया। एम हैमल शोड हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल ने अपना प्रेम दिखाया फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति। ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये बताया अपने स्टूडेंट्स को कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियरेस्ट है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा लिंग्विस्टिक शोविनिज्म आता है, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक लाइन इसलिए फिर से बता रहा हूँ, जस्ट अ रिमाइंडर कि लिंग्विस्टिक शोविनिज्म क्या होता है, अपना लैंग्वेज को सर्वोच्च मानना, है ना, कि मीन्स अगर सिंपल भाषा में कहो कि हमारी लैंग्वेज मीन्स बहुत बड़ी है, मार्वलेस है, एंड बाकी सब लैंग्वेज में कोई ना कोई खामी है, इट हैज नो फ्लॉ, उसमें कोई कमी नहीं है, इसमें ये आ रहा है। एट द सेम टाइम बट ही इट वाज शोइंग दैट हाउ मच ही लव हिज लैंग्वेज, कितना वो प्रेम करते थे अपनी लैंग्वेज से। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, आई होप आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, सिंपल लाइंस में भी लिखा गया है, ये उसका है। अब नाइन्थ क्वेश्चन में आते हैं। योर नाइन्थ क्वेश्चन इज, what was the bulletin board news that caused a change in the school, बुलेटिन बोर्ड में ऐसी क्या न्यूज थी जिसने कि स्कूल में चेंज किया, बदलाव किया। बुलेटिन बोर्ड जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूं क्लास में क्या होता है, जैसे हमारी क्लास में रहता है ना नोटिस बोर्ड, वैसे ही बुलेटिन बोर्ड रहता था, किसके बाहर, टाउन हॉल के बाहर भी। टाउन हॉल भी आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या है, फिर से बता देता हूँ जो लोग नहीं थे क्लास के उनके लिए। टाउन हॉल बेसिकली क्या होता है, हमारे इंडिया में वैसे नहीं है इतना,
बाहर विदेशों में क्या होता था, जैसे कि हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स क्या होते, कहीं पे भी मीन्स अपनी सभा कर लेते हैं, लेकिन वहां पे जो टाउन हॉल रहता था, वहां पे मेयर अपनी समस्या बताते थे, जनता की समस्या सुनते थे। एंड ये कहना चाहिए मेनली एक तरह से ऑफिस होता था, जिसमें सारे जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं या ऑफिशियल्स रहते हैं, वो वहां जाते थे, काम करते थे, साथ ही साथ जनता वहां पे आती थी। एक बहुत बड़ा सा हॉल रहता था, उसी के बाहर पर एक नोटिस बोर्ड भी रहता था, बुलेटिन बोर्ड में, जहाँ पे ऑर्डर्स और या फिर कुछ मींस है, मींस इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग चिपकी रहती थी। ठीक है, तो ये था बुलेटिन बोर्ड। अब आंसर पे फोकस करते हैं। A news had been put up on the bulletin board. एक न्यूज पुट की गई थी, रखी गई थी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, ऑन द बुलेटिन, इन द नहीं, ऑन द बुलेटिन बोर्ड के ऊपर चिपकाई थी। The news was that only German should be taught in the schools of Elsac and Lorraine from the next day. एक न्यूज थी जिसमें अब से केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, टॉट मीन सिखाई जाएगी, किनके स्कूल्स में, एल्सेक और लॉरेन में जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे सिखाई जाएगी नेक्स्ट डे से, यानी दूसरे दिन से। जो एल्सेक और लॉरेन के स्कूल है, अब केवल उसमें जर्मन भाषा को सिखाया जाएगा, ये न्यूज थी। ठीक है ना, तो ये है आपके नाइन्थ। ये हालांकि मैं वीडियो जो है आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स में, दो पार्ट्स में से डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट जो वेरी शॉर्ट टाइप्स है 1 to 9 आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है, देखिएगा। वैसे आपके पास इसकी हिंदी ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। इस जस्ट अ कम्युनिकेशन टेक्निक, ये सब हम एक कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं। ये वीडियो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा एंड ऑल्सो इट्स लिंक भी डाल दूंगा यूट्यूब का। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कॉपी मेंटेन करिएगा। प्लस एक और चीज है, आज आपका हो गया है क्या, 4th में, है ना, 4th में हो गया, कल 5th में है। प्लीज अपने असाइनमेंट जो दे रखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, वो कल आप सब तक का टाइम है, प्लीज सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड ऑल्सो स्टडी ना, ज्यादा मस्ती नहीं। चलिए, अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, स्टॉपिंग माई स्क्रीन। चलिए, ओके, टेक केयर।